चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, आज हम इस सेट में बीएसएससी सचिवालय सहायक प्रतियोगी मुख्य परीक्षा का जो 2013 में प्रश्न पूछा था, उसी के प्रश्न का एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो चलिए, बीएसएससी ये बीएसएससी एग्जाम वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक उनका प्रीवियस साल का प्रश्न कंप्लीट नहीं किया हुआ रहेगा, अर्थात उनकी तैयारी अधूरी है और वो एग्जाम में प्रश्न उनसे अवश्य छूटेंगे। इसीलिए आइए और यहाँ जुड़िए क्लास में, प्रीवियस साल के प्रश्न को लेकर के हम आए। साथ में एक प्रश्न का इतना एनालिसिस अर्थात उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा ना, कि उसका सुफड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए और देखें। नगर नगर कोझिकोड कहलाता था। कौन? तंजौर कहलाता था, त्रिचूर कहलाता था, या त्रिशूर, या कालीकट। तो देखिए, हम सब जो कोझिकोड कालीकट के कहते थे। कोझिकोड किसको कहा जाता था? कालीकट को कहा जाता था। देखिए, कालीकट के बारे में आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पते होंगे कि वास्को डी गामा, क्या पता होगा कि वास्को डी गामा जब भारत आया था, तो वो कौन से बंदरगाह पर आए थे? तो कालीकट बंदरगाह पर ही आया था। और ये भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, कालीकट बंदरगाह है जो केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। और यहाँ केरल का उस समय का राजा जमोरिन था। केरल के राजा जमोरिन था उस समय। किस समय? जब वास्को डी गामा भारत आए थे। तो देखिए, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे जो कि भारत के खोज किया। भारत के खोज किए। देखिए, भारत के खोज नहीं किया, यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक मार्ग का खोज किया, तो वास्को डी गामा खोज किया। इसी प्रकार अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की खोज तो कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस किया। कब किया? 1492 ईस्वी में। अमेरिका की खोज कब किया? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया? ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक। ये सब देश का खोज नहीं कर रहा, बल्कि वहां से समुद्री मार्ग का खोज कर रहा है, रास्ते का, ताकि व्यापार होगा। ताकि क्या होगा? व्यापार होगा। जब वास्को डी गामा भारत आए थे, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत 1502 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो ये कोझिकोड नगर कालीकट से। तो इसी तरीके से पूरी सेट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आप सब लोग से उम्मीद करते हैं कि अवश्य ही इस तरीके के प्रश्न आपको अच्छे लगते होंगे, और एक प्रश्न के बहुत सारे एनालिसिस करना। तो इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा नंबर प्रश्न हमारा देखिए, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। देखिए, हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो आनंद मठ से लिया गया। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। देखिए, आनंद मठ एक पुस्तक है। आनंद मठ एक पुस्तक है। ऐसा मत समझना है कि मठ मतलब रहे वाला एक जगह हो गया, रहे वाला एक क्या हो गया? जगह हो गया। और ये राष्ट्रीय गीत लिए कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी कौन लिए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत को लिया गया था। और ये 1896 ईस्वी को। कब लिया गया था? 1896 ईस्वी को। उस समय इसे कलकत्ता में 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1896 ईस्वी में अधिवेशन, उस अधिवेशन में ये राष्ट्रीय गीत आनंद मठ में अपनाया, मतलब प्रस्तुत किया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन किया था? उसका अध्यक्ष कौन था? तो रहीमतुल्ला शियानी। कौन थे? रहीमतुल्ला शियानी थे। ठीक है, चलिए, आनंद मठ। और ये गोरे पुस्तक के लेखक कौन है? RNT, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और राष्ट्रीय जो जन गण मन, राष्ट्रीय जो गान है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान है जो जनगण मन है। ठीक है, जनगण मन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी और आनंद मठ पुस्तक से इसे लिया गया है। अगले प्रश्न में आइए, निम्नलिखित व्यक्ति के समाधि स्थल विजय घाट किससे है? लाल बहादुर शास्त्री से। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से। जैसे यहाँ हम बहुत सारे
बहुत सारे समाधि स्थल लिख देते हैं, समाधि स्थल लिख देते हैं। इस तरफ आप व्यक्ति का नाम सोचिए। जैसे जैसे पहला प्रश्न पूछा विजय घाट, पहला हो गया विजय घाट, दूसरा हो गया हमारा राजघाट, दूसरा हो गया राज घाट, तीसरा हो गया शक्ति घाट, तीसरा हो गया शक्ति घाट, चौथा हमारा हो गया शांतिवन, चौथा हो गया शांतिवन, पांचवा हो गया अभय घाट, अभय घाट, जल्दी से सब सोचिए। छठा हो गया किसान घाट, सातवां हो गया समता, समता और समता हो गया। और भीमराव अंबेडकर का कौन सा है? चैत्रा, चैत्रा भूमि, भीमराव अंबेडकर का है चैत्रा भूमि। अच्छा यहाँ देखिए तो विजय घाट, विजय घाट का कौन हो गया? लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री। राजघाट महात्मा, महात्मा गांधी। शक्ति, शक्ति घाट कौन हो गया? इंदिरा गांधी, शक्ति घाट कौन हो गई? इंदिरा गांधी, शक्ति घाट इंदिरा गांधी। ठीक है। शांतिवन पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभय घाट मोरारजी, मोरारजी, मोरारजी देसाई, अभय घाट। किसान घाट चौधरी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। समता, समता, ये समता, समता स्थल हो गया जगजीवन राव, जगजीवन, जगजीवन राव, समता स्थल जगजीवन राव। वीरभूमि, वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी। देखिए इसको हम याद कैसे करते, थोड़ा सा हम आपको ट्रिकली बता देते हैं कि ताकि आपके भी दिमाग में बैठ जाए। जैसे विजय, विजय हमेशा लाल बहादुर शास्त्री, एकदम जो बहादुर व्यक्ति रहता है वो पाता है। राजघाट, राज पूरे भारत पे आजादी के समय में सबसे ज्यादा किए तो महात्मा गांधी। शक्ति, देखिए महिला लोग के वैसे भी शक्ति का काम नहीं है इसलिए इंदिरा गांधी। शांति, एकदम शांत मिजाज के व्यक्ति थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभय, जिसके साथ उसका राजा जी है उसको कोई भय न होता, जिसके साथ उसके राजा जी उसको कोई भय नहीं, इसीलिए मोरारजी देसाई। अभय घाट, किसान घाट, किसान हो गए जो चौधरी चरण सिंह। और उसके बाद समता स्थल तो जगजीवन राव, जगजीवन राव। महाराणा प्रताप, महाप्राण घाट तो राजेंद्र प्रसाद का, महाप्राण घाट तो राजेंद्र प्रसाद का। तो इस प्रकार हमारे ये तीसरे प्रश्न हो गए। चलिए चौथे नंबर प्रश्न, चलिए प्रथम बार, प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? 1929 ईस्वी को। देखिए कांग्रेस के जो 1929 ईस्वी में अधिवेशन, लाहौर, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था वहीं पे उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कौन से अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। देखिए 1939 से पहले 1938 हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 में त्रिपुरा, त्रिपुरा अधिवेशन। तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे, सुभाष चंद्र बोस किए थे। और 1940 के त्रिपुरा का भी सुभाष चंद्र बोस ही किए थे, सुभाष चंद्र बोस। 1959 में तो कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था। ठीक है। तो हरिपुरा त्रिपुरा 38-39 और 1929 में लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए पांचवें नंबर प्रश्न पे चलते हैं प्यारे मित्रों। पांचवें नंबर प्रश्न हमारा देख लीजिए क्या दिया है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। देखिए झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, ऐसे ही लिखाते हैं। हिंदी पे फोकस उतना ज्यादा नहीं करना, क्योंकि जीके का मतलब ये होता है कि अगर हिंदी शुद्ध शुद्ध हम अगर सोचना शुरू कर दें तो फिर तो आंसर दिमाग से निकला जो बाकी है। तो मणिकर्णिका करके आता है रानी लक्ष्मीबाई। ये कहाँ से? 1857 की क्रांति में ग्वालियर से भाग लिए थे। ठीक है। इन्हें फांसी दिया गया था 1858 ईस्वी में। ह्यूरोज के द्वारा इसे पराजित करके 1858 ईस्वी में इन्हें क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था 17 जून को। कितने जून को दिया गया था? 17 जून 1858 ईस्वी को वीर गति के प्राप्ति किए थे। इनका जो विवाह
इनका महारानी अर्थात किसकी रानी लक्ष्मीबाई का विवाह महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। महाराजा महाराजा गंगाधर राव से हुआ था विवाह किसका, रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई के तौर पे कौन जाने जाते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी तो रानी लक्ष्मीबाई। चलिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष, क्या पूछा जा रहा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोगी आंदोलन शुरू किया था, तो 1922 ईस्वी में असहयोगी आंदोलन, जब इसका पूछे शुरू कब हुआ था, तो 1920 में। इसका अंत कब हो गया, अर्थात इसको कब बंद कर दिया गया, तो बंद कर दिया गया 1922 ईस्वी में। ठीक है, क्यों किया गया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा हत्याकांड में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया भारतीय द्वारा, जिसके कारण महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोगी आंदोलन स्थगित कर दिए गए। और 1922 में जब इसको स्थगित किया गया, तो इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन अर्थात 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए, जिस समय असहयोगी आंदोलन शुरू हो रहा था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, 1920 के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक सुधार आता है ना, तो 1920 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लेकिन जिस समय यह समाप्ति हो रहा था, मतलब अर्थात 1922 में लॉर्ड रीडिंग थे, ये पढ़ाई कर रहे थे, देख रहे हैं ना, 1922 में भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे, क्योंकि लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी तक भारत के क्या बने रहते हैं, वायसराय बने हुए रहते हैं, कौन, लॉर्ड रीडिंग रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या असहयोगी आंदोलन 1920 से 22 महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था, इसका कारण एक तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा खिलाफत आंदोलन और तीसरा रॉलेट एक्ट। ये तीनों व्यक्ति के विरोधियों को मिला करके महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोगी आंदोलन के क्या किए थे, शुरुआत किए थे। लेकिन 22 में क्या कर दिए, असहयोगी आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, एक मानचित्र में समान दाब वाले रेखा को क्या कहते हैं, आइसो बार कहते हैं। समान दाब, क्योंकि दाब का ध्यान फोकस कीजिएगा, वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है ना, तो ये क्या हो गया, आइसो बार हो गया, वायुमंडलीय दाब आइसो बार। देखिए, जो हम आपको अभी बताएंगे ना, उसको आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। जैसे यहाँ वायुमंडलीय दाब है, तो आइसो पर फोकस मत कीजिए, बार पर फोकस कीजिए, क्योंकि दाब का ऐसा मात्रक बार में लिखा जाता है। तो मानचित्र में समान दाब आइसो बार, इसी प्रकार जो हम और आपको देने वाले हैं ना, उस पे फोकस कीजिए। जैसे ही आइसो तो रहेगा ही रहेगा, आइसो एक रहेंगे, आइसो हाइट रहेगा, फिर इन्हें आइसो रहेगा, और इधर हाइट के जगह आइसोथर्म आ जाएगा, आइसो को रहने दीजिए। फिर इधर हम सब हेल ले लेते हैं, आइसो हेल, क्या हो गया, आइसो हेल, आइसोनेप। अब एक बात बताइए, हाइट मतलब क्या हो रहा है, ऊंचाई, तो समान वर्षा, जहां पे समान वर्षा होता है उसे मानचित्र पर आइसो हाइट कहा जाता है। थर्म मतलब क्या हो रहा है, थर्मामीटर से तापमान, तो जहां समान तापमान होता है उसे हम सब आइसोथर्म कहते हैं। आइसोहेल, यहाँ समान सूर्य ताप होना चाहिए, सामान्य सूर्य ताप, तब उसको आइसोहेल कहेंगे। आइसोनिप किसको कहेंगे, समान हिमपात जहां बर्फबारी होगा उसको आइसोनिप कहा जाएगा। और आइसोनेप किसको कहेंगे, आइसोनेप जहां पर
समान मेघा मेघाच्छादन रहेगा, मेघाच्छादन रहेगा, उसे क्या कहेंगे, आइसोनेप कहते हैं। तो इस पे फोकस कीजिए। आइसो हाइट, ये हाइट पर फोकस कीजिए। हाइट तो समान वर्षा, समान वर्षा। आइसोथर्म तो समान तापमान। हेल तो समान सूर्य ताप। निप तो बर्फबारी वाला। और नेप मतलब समान मेघाच्छादन, अर्थात उसका जो बादल होते हैं वो वाला। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मैक मोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में अलग करता है, चीन में। श्रीलंका को करता पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, या पाक जल संधि, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी के द्वारा इसे अलग किया जाता। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। भारत प्लस अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में डूरंड, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में 24 डिग्री, 24 डिग्री भी अलग करता है, 24 डिग्री भी भारत और पाकिस्तान को ही अलग करता है, 24वें डिग्री समानांतर रेखा। देखिए यहाँ मैन रहीम रेखा किसको अलग करता है, जो बताइए तो मैन रहीम, मैन रहीम तो रूस प्लस फिनलैंड, रूस प्लस फिनलैंड जो मैन रहीम रेखा अलग करता। 49वीं समानांतर रेखा किसको अलग करता, यूएसए को, यूएसए को कनाडा से, यूएसए को कनाडा से। मैगिनी नॉट, मैगी नॉट रेखा, क्योंकि अगला पिछले सेट में ये था, तो जर्मनी और फ्रांस, मैगनी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में अलग करता। हिडेनबर्ग किसको अलग करता, हिडेनबर्ग, हिडेनबर्ग तो जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है हिडेनबर्ग रेखा। तो ये हमारे कुछ रेखाएं हैं जो अलग करते हैं, ये कुछ हमारे रेखाएं हैं जो क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, ठीक है मेरे मित्र, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न देखिए, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी को अलग करती है, तो नर्मदा नदी को। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा से ताप्ती नदी निकलती है, और इसके पश्चिम से, और पश्चिम में नर्मदा नदी निकलती है। वैसे ये दोनों नदी अरब सागर में जाकर के मिलती है, अरब सागर में जाकर के मिलती है। और ये नदी पश्चिम दिशा में, पश्चिम दोनों नदी, ये दोनों नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित नदी है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। फिर देखिए नर्मदा नदी है जो अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। फिर यहाँ आ जाइए, ये सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, धूपगढ़ी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी क्या हो गए, धूपगढ़ी हो गए। ठीक है, चंबल बेतवा, ये गंगा नदी, गंगा नदी तो समझ ही रहे हैं, गंगोत्री से निकलती है, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, 2510 भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, 2510 नदी भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न 10 नंबर प्रश्न आ जाइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850, 8850 या 8848.8 करके कुछ रहेंगे, तो ये भी मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की ही ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में, नेपाल में इसे सागर, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व के सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.8। विश्व के सबसे दूसरी ऊंची चोटी K2 इसका हो जाएगा कितना, 8611, 8611 मीटर। तीसरा हो जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा जिसका ऊंचाई 8586 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में हो गया। देखिए माउंट एवरेस्ट की जो सॉरी, ये जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो प्रति वर्ष 2 मीटर बढ़ता है। ये वैज्ञानिक प्रशोध के अनुसार से, वैज्ञानिकों के हिसाब से प्रति वर्ष 2 मीटर की इसकी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। चलो अगले प्रश्न पे चले, अगले प्रश्न आ जाइए,
तलचर, तलचर, तलचर कोयले की खान कहाँ है? उड़ीसा में है। देखिए उड़ीसा में दो खान आप अब हमेशा याद रखिए, उड़ीसा का दो खान आप हमेशा याद रखिए, एक याद रखिए तलचर, एक याद रखिए तलचर, और दूसर का इसको याद रखिए, दूसर का इसको याद रखिए। हाँ सोचे लपेट देते हैं, अभी ये समय तो फ्री है ही, सॉल्यूशन कंप्लीट है ही था 35 तो हम सोचे लाइए, इंतजार क्या करना, शाम में फ्रीडम टाइम में और ये कर दिया जाएगा। 35 वैसे ये था तो 70 तो हम सोचे आप सवेरे 6, हाँ उसका हो गया काम, हाँ हाँ उसको ले जाइए, उसका ले जाइए। तलचर, तलचर कोयले का खान कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और एक और है देशगढ़, तलचर और देशगढ़ जो कोयले का खान है वो कहाँ पे? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ झारखंड, झारखंड में कौन कौन से हैं? झारखंड में सिंह भूमि, सिंह सिंह भूमि झारखंड में, सिंह भूमि झारखंड में। और गिरिडीह, गिरिडीह, गिरिडीह जो भी है वो भी झारखंड में। ये सब कोयले का खान है। देखिए रायगढ़, रायगढ़ अगर पूछ दिया जाए तो ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। बिहार में कोई कोयला के खान नहीं है। चांदा, चांदा अगर पूछ दिया जाए तो ये शायद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है चांदा, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सब कोयले का खान था। आ जाइए 12 नंबर प्रश्न आ जाइए। उस प्रथम, क्या पूछा जा रहा? उस प्रथम ग्रह का नाम बताएं जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्य उदय होते हैं। तो केपलर 16b, कौन? केपलर 16b में ऐसा बताया गया कि जो एक शनि, शनि ग्रह की, शनि ग्रह के आकार का है, शनि ग्रह के आकार का है कौन? केपलर 16b, जहां पे ये बताया गया कि 2 सूर्य उदय होते हैं। जहां कितने सूर्य उदय होते हैं? 2 सूर्य उदय होते हैं आकार में। ये पृथ्वी से, ये पृथ्वी से केपलर जो 16b है वो 200 प्रकाश, 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, हमारे सौर्य मंडल, अगर यहाँ हमारे सौर्य मंडल में प्रश्न पूछा जाए कि टोटल ग्रह की संख्या, ग्रह की संख्या पहले 9 थी, लेकिन 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और अब ग्रह की संख्या टोटल 8 है, टोटल 8 ग्रह है जो जो कि सूर्य के, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक, अगर नजदीक पूछे तो बुध देना है। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर, सूर्य से सबसे, सबसे सबसे दूर का ग्रह तो वरुण देना है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी के सबसे निकट अगर पूछे तो शुक्र देना है। और अगर पृथ्वी के दूसरे तरफ, अगर पृथ्वी के, पृथ्वी के निकट वाले 2 ग्रह रहे तो एक तरफ शुक्र इसका होता है और दूसरे तरफ मंगल ग्रह होते हैं। आपसे पूछ दे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किसके बीच में है? तो क्षुद्र उल्का जो क्षुद्र पिंड है तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। सबसे, अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछ दे, बड़ा ग्रह पूछ दे तो बृहस्पति को लेना है, बृहस्पति को लेना है। अगर रिंग वाला ग्रह पूछ दे, रिंग वाला ग्रह पूछ दे, शनि ग्रह लेना है। पानी के घनत्व से भी कम अगर घनत्व किसी का है तो वो शनि ग्रह का है। किसका है? शनि ग्रह का है। चलिए 12 के बाद आ जाइए 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए क्या जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहते हैं। देखिए असम में संथाल नहीं रहता, जबकि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में संथाल हैं, पश्चिम बंगाल में संथाल हैं। तो यहाँ चलिए हम कुछ जनजाति ले लेते हैं, जैसे मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, ओरवा, 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 असुर जनजाति, असुर जनजाति, ये सब सभी झारखंड, ये सब सभी झारखंड की जनजातियां हैं। ठीक है, मेघालय की 3 जनजाति, गारो, 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 खासी, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय, मेघालय की 3 क्या हो गए? जनजाति हो गए। ठीक है, भोरिया और लेप्चा, भोरिया और लेप्चा, लेप्चा जो कि सिक्किम के हैं, भोरिया और लेप्चा सिक्किम के प्रमुख जनजाति है। मोपा, मोपा है जो, और मोपा और सिंह, मोपा और सिंहपी, सिंहपी है जो अरुणाचल प्रदेश की
प्रमुख जनजातियां हैं, अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। आइए 14 नंबर प्रश्न में आइए। भारत में विशाखापट्टनम समुद्र तट यहाँ है, तो ये भारत में सॉरी विशालतम समुद्र तट, विशालतम मतलब सबसे विशाल समुद्र तट तो तमिलनाडु में है, सबसे विशाल समुद्र तट तो तमिलनाडु में है। प्रश्न पूछता भारत के सबसे अधिक समुद्र तट वाला राज्य, समुद्र तट वाला राज्य गुजरात, सबसे कम समुद्र तट वाला राज्य गोवा। और अगर यही पूछता भारत के सबसे प्रायद्वीपीय तट वाला अगर राज्य पूछ देता तो हम लेते क्या, आंध्र प्रदेश लेते हैं। क्या लेते, आंध्र प्रदेश लेते हैं। यहाँ विशालतम समुद्र तट तो तमिलनाडु, विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु। आ जाइए झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य तो बिहार है। कौन है, बिहार है। और ये हम अगर बिहार मानते हैं तो इसके उत्तर में नेपाल है, अर्थात बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, इसके पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में पश्चिम बंगाल। झारखंड की चौहद्दी कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। झारखंड बिहार से और झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड क्या हुआ, अलग हुए। तो यहाँ झारखंड के उत्तर में तो बिहार हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। अगले प्रश्न पे आइए। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन, मतलब सबसे गहरा पतन बोले तो बंदरगाह, तो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। टुटीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में है। टुटीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। एन्नौर भी कहाँ है, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में। ज्वारीय बंदरगाह जो कि कहा जाता है ज्वारीय बंदरगाह तो कांडला बंदरगाह। यहाँ देख लीजिए गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह तो ये तो बताए ही है, विशाखापट्टनम। ज्वारीय बंदरगाह तो कांडला बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह तो चेन्नई बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह। ये हो गया क्या, चेन्नई वाला हो गया जो कृत्रिम बंदरगाह हो गया। ठीक है, उसके बाद बड़ा बंदरगाह तो नहावा शोभा। अगर बड़ा पूछता नहावा शोभा जो कि कहाँ है, जो कि मुंबई में है। विशाखापट्टनम कांडला गुजरात में, विशाखापट्टनम तमिलनाडु। आगे चलिए, अगले प्रश्न पे चलिए। दिल्ली से क्या प्रश्न पूछ रहा, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, दिल्ली से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 2। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है जो अमृतसर पंजाब के अर्थात दिल्ली के बॉर्डर अमृतसर से ये दिल्ली को जोड़ता है। NH2 है, NH जो 2 है वो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। NH3 है जो आगरा टू मुंबई की ओर जाती है, NH4 है जो मुंबई टू चेन्नई जाती है। ठीक है, इस तरीके से सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 के एक, मात्र 6 किलोमीटर, NH47 के ए हो गया। ठीक है, और NH44 से जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई कितना है, श्रीनगर से कन्याकुमारी आती है 3745 किलोमीटर। ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी। इससे पहले NH7 था जो वाराणसी टू कन्याकुमारी था, लेकिन इससे ये बड़ा हो गया NH44। ठीक है, चलिए ये हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए। आगे चलिए, केसर का मुख्य उत्पादक करने वाला राज्य, तो केसर जो जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है। केरल में काली मिर्च केरल में होती है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं
उत्पादन उत्पादन में प्रथम राज्य। और अगर डायरेक्ट हमसे पूछ देता गेहूं में उत्पादन में प्रथम तो हम ले लेंगे यूपी को ले लेंगे, लेकिन यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन राज्य सबसे ज्यादा तो पंजाब, और चावल में सबसे ज्यादा तो वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ केसर पूछा तो जम्मू कश्मीर, केसर पूछा तो जम्मू कश्मीर। 18 के बाद 19 नंबर में आते हैं रबी फसल की कटाई का मौसम क्या है। देखिए हम सभी फसल के कटाई में चलते हैं और बुआई में चलते हैं। अगर 3 फसल ले हम, जैसे खरीफ फसल, पहले खरीफ फिर रबी और फिर गर्मा, तो देखिए खरीफ फसल अर्थात खरीफ फसल में आ गया कौन, तो धान करता खरखर, इसीलिए खरीफ फसल में धान आ गया। तो इसकी बुआई जो होती है जून टू जुलाई में इसको बोया जाता है, तो इसकी ये बुआई हो गई। उसके बाद इसकी कटाई, तो धान जो है अक्टूबर के आसपास में जाके कट जाता है, तो इसकी कटाई जो हो गया नवंबर टू दिसंबर, धान नहीं, अक्टूबर नवंबर दीजिए, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, खरीफ फसल है जो खरीफ फसल वही नवंबर, इसका नवंबर लीजिए ना, चलिए नवंबर में गेहूं लगेगा, नवंबर से दिसंबर तक के, और ये मार्च में आके कट जाएगा। और ठीक है, गर्मा फसल तो इधर अप्रैल से मई तक लगेंगे, और इधर बाकी जून में जाके ये कट जाएगा। क्या पूछा, रबी फसल की कटाई कब होती है, रबी फसल की कटाई कब होती है, रबी फसल की क्या पूछ रहा है, रबी फसल की कटाई कब होती है, तो मार्च में होती है। रबी फसल की कटाई क्या होगी, गेहूं मार्च में कटता नहीं, होली उली मना के गेहूं काटे लग जाते हैं, तो मार्च में होता है इसका। चलिए 19 के बाद आइए 20 नंबर, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र, बिहार में स्थित, देखिए था उस समय टिस्को, लेकिन अभी तो फिलहाल ये चले गए कहाँ, झारखंड में। टिस्को, और टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का फुल फॉर्म हो गया। और इसके जो स्थापना थे वो 1907 में थे, तो उस समय ना बिहार में था, लेकिन ये तो अभी झारखंड में चले गए। क्या चले गए, झारखंड में चले गए, जो कि लोहा कारखाना का वास्तविक सबसे पहला अगर स्थापना अगर किसी का हुआ है तो वो टिस्को का हुआ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आगे चलिए, नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो नरौरा उत्तर प्रदेश में। ऐसी जैसे पूछ देगा कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। नरौरा कहाँ है, तो यूपी में। कैगा कर्नाटक, नरौरा यूपी। रावत भाठा, तो र से रावत भाठा और र से राजस्थान। उसी प्रकार पूछ देगा कलपक्कम, तो ये तमिलनाडु, कलपक्कम हो गया। और तमिलनाडु का कुडनुकुलम भी तो तमिलनाडु में ही है, कुडनुकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में ही है। ठीक है, चलिए आगे चलें 21 के बाद आइए 22 नंबर, किस कोयला में कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है। तो देखिए कोयला 4 प्रकार के होता है, सबसे पहले बिटुमिनस, सबसे पहला कोयला जिसमें कार्बन ज्यादा है एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और स्पीट कोयला। सबसे अच्छा कोयला तो एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला तो पीट कोयला। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, एंथ्रासाइट में 94 से 98% कार्बन होता है। ठीक है, उसके बाद जो बिटुमिनस है, बिटुमिनस में 78 से 82% के आसपास। और लिग्नाइट है, इसमें 78 से लिग्नाइट में 60 से 70%। और सबसे खराब कोयला जो पीट कोयला है, इसमें 45 से 52% होता है कोयला। ठीक है, देखिए बिटुमिनस कोयला का एक चीज और कहा जाता है,
सबसे मुलायम कोयला, मुलायम, मुलायम कोयला तो बिटुमिनस। और लिग्नाइट कोयला को क्या बोला जाता है? भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट कोयला के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन की सबसे अधिकतम मात्रा एंथ्रासाइट कोयला, जो कि इसको जलाएंगे तो धुआं क्या होगा? धुआं कम देता है, धुआं कम देता है, ठीक है, धुआं कम देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर क्या पूछा जा रहा है? नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवियल कहलाता है, ठीक है। देखिए, जैसे जलोढ़ मिट्टी, अगर हम बात करें नदी द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में अगर नई जलोढ़ मिट्टी की बात किया जाता है तो उसको खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात की जाती है तो उसको बांगर कहा जाता है, ठीक है, बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में ज्यादा है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में ज्यादा है, और जिसके कारण 3 नदी है, कौन कौन? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र इसके लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार देखिए, नदी अगर जलोढ़ जैसे झील अगर बहा के लाए तो उसको सरोवर निक्षेप कहते हैं, सरोवर निक्षेप कहते हैं। ये कौन लाए? झील अगर बहा करके मिट्टी ला रहा है, झील का निक्षेप है तो झील का, और यही तो ये जलोढ़ निक्षेप कौन कहलाएगा? जलोढ़ निक्षेप कहलाएगा कि जो बहते पानी अगर बहा करके किसी मिट्टी को लाया है तो उसे जलोढ़ निक्षेप, और यही पानी अगर झरना लाएगा तो इसे हम सब सरोवर निक्षेप कहेंगे, और समुद्र लाएगा तो इसे समुद्र निक्षेप कहेंगे, समुद्र लाएगा समुद्र निक्षेप। हिमपत, अगर बर्फ अगर वही निलंबित कण को बहा के लाया तो हिमपद निक्षेप उसे कहा जाता है, हिमपद निक्षेप कहा जाता है। आइए, चीन के संसद का नाम क्या है? चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस है, नेशनल पीपुल कांग्रेस है। ये यूएसए का है, यूएसए का, ये जापान का है, जापान का है, ठीक है, जापान के। राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का क्या है? राष्ट्रीय नेशनल असेंबली, सॉरी नेशनल असेंबली तो पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। राष्ट्रीय पंचायत अगर तो हमारे पड़ोसिया राष्ट्रीय पंचायत तो नेपाल, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का। डाइट तो जापान का हो ही गया, ठीक है। मालदीव और ईरान का है, मालदीव प्लस ईरान का एक ही नाम से जाना जाता है, जिसको मजलिस कहते हैं, जिसको मजलिस कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। रूस का क्या है? रूस का कोटेर्स, ये वहां। और भारत का क्या है? भारत का संसद, भारत तो संसद के नाम से ही जानते हैं। चलिए 25 नंबर आ जाइए, 25 नंबर प्रश्न आ जाइए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक भारत के प्रधानमंत्री थे। देखिए, वह 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, जो कि लाल बहादुर शास्त्री 64 के बाद 66 तक रहते हैं, 1964 से 66 तक रहे। तीसरा, इंदिरा गांधी, कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी, जो कि ये बनी कब? इंदिरा गांधी 1966 में बनती हैं और 77 तक रहती हैं, 1966 से 77 रही। फिर उसके बाद ये बीच में हटती है, और फिर से जब इंदिरा गांधी 1980 में जब बनती है तो 84 में मृत्यु तक वो रहती है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल था हमारा। चलिए आ जाइए, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जिस समय का ये प्रश्न पूछा था 2013 में, उस समय 9 था, लेकिन अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को इसको तोड़ करके 2 गो बना दिया गया 2019 में। तो ऐसे तो पहले 9 गो था, तो हो जाना चाहिए था 10 गो हो जाना चाहिए था, यही ना, क्योंकि वो बढ़ गया। लेकिन इसके बजाय दादर
दादर और नगर हवेली हवेली प्लस दमन द्वीप को मिला करके 2020 में एक कर दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसकी संख्या बढ़ने की बजाय और घट गई। तो ये कितना हो गया? 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। 28 राज्य हैं, क्यों? क्योंकि 29 राज्य था, तो जम्मू कश्मीर को तोड़ करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2 क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना गया। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और वर्तमान में 28 राज्य। चलिए, आज भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये शीला दीक्षित है, जो दिल्ली के हैं। दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, और सबसे ज्यादा दिन तक के अगर कोई महिला मुख्यमंत्री है तो वो शीला दीक्षित है। मायावती ये यूपीए के मुख्यमंत्री है, लेकिन दलित मुख्यमंत्री। सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री मायावती, सबसे दलित मुख्यमंत्री तो मायावती है, जो कि दलित मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए आगे चले। 28 नंबर प्रश्न पे देखिए। एक व्यक्ति, मतलब क्या कहा जा रहा है? इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। रामविलास पासवान, जो साल 2020 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गए हैं। ठीक है, डेट है, मृत्यु तो हो चुका है, बट ईस्वी 2020 के बारे में हम शायद बोल रहे हैं। ये लोकसभा के 6 बार सीट जीत चुके हैं और राज्यसभा के 2 बार सीट जीत चुके हैं। और ये हाजीपुर से ही चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और इन्हीं का बेटा चिराग पासवान तहलका मचेले। ठीक है, तो अब आइए इसमें आ जाते हैं। तो रामविलास की एक पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी। कौन सी पार्टी? लोक जनशक्ति पार्टी है किसके? रामविलास पासवान के। आ जाइए, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खां को जाना जाता है। खान अब्दुल गफार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। ताऊ के नाम से किसे जाना जाता है? ताऊ चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। मेडन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को क्वीन के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर प्रश्न आइए। इस वर्ष प्रथम अंतरिक्ष यात्री गए थे 1961 ईस्वी में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री, यहाँ देख लीजिए, प्रथम अंतरिक्ष में अगर प्रथम पूछ दे तो यूरी गागरिन, जो कि रूस के ही थी। अगर प्रथम महिला पूछ दे वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि गए थे। अगर भारत के प्रथम पूछ दे तो राकेश, और भारत के महिला पूछ दे, महिला मूल की निवासी, तो कल्पना चावला। और अंतरिक्ष में तैरने वाला, अगर यही प्रश्न अंतरिक्ष में तैरने वाला अगर प्रथम पूछ दे तो अलेक्सी लियोनेव, जो कि अंतरिक्ष में जाके पहली बार तैरी थी। चांद पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग, पता ही आपको, 1969। नील आर्मस्ट्रांग 1969। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, ओमेगा 3 का इसका एक वर्ग है। किसका? वसीय अम्ल का एक वर्ग है ओमेगा 3। 31 के बाद चलते हैं 32 नंबर। निम्न में कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो क्यूरी है, जो ताप से संबंधित रेडियम की खोज किया गया है, तो क्यूरी के द्वारा किया गया। बाकी जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड और बोहर, ये सभी परमाणु के संरचना के सिद्धांत से आधारित थे। चलिए अगले प्रश्न आइए। 33 नंबर, इस धातु के यौगिक
कुछ शीशे और साबुन दोनों के घटक हैं, तो पोटेशियम जो कि K होते हैं और इसके परमाणु संख्या कितने होते हैं, 19 होते हैं। परमाणु संख्या कितने होते हैं, 19 होते हैं। ठीक है, चलिए कैल्शियम के 20, एल्युमिनियम का कितना, एल्युमिनियम का 13 और आयरन Fe का 26, Fe का 26। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप से लिया गया, मतलब कोई भी तत्व को परमाणु भार मापने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो कार्बन का। देखिए कार्बन 12 परमाणु के किसी भी तत्व के 12वें भाग के बराबर होता है, तो कोई भी परमाणु भार का मानक रूप में प्रयोग किया गया कार्बन का जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। परमाणु संख्या 6 होती है। इसका द्रव्यमान 12 होता है और कार्बन को वर्ग 14 में रखा गया है और आवर्त दूसरा का यह तत्व है। ठीक है, तो किसी भी तत्व को मापने के लिए किसका तुल्यांकी भार में प्रयोग किया गया, कार्बन का। 35 नंबर आई। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। प्रोटियम 1 और ड्यूटेरियम 1 2 और 3 में होता है क्या, ट्राइटियम 1 और 3। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो देखिए ये जो 2013 के सेट हम अभी लगा रहे हैं बीएसएससी का, इसमें 35 जैसे प्रश्न तो 150 रहेंगे ना, प्रश्न 150 रहेंगे, लेकिन संसाधन के अभाव के कारण मेरे प्यारे मित्रों लगातार 150 प्रश्नों का क्लास नहीं ले सकते हैं, ये कुछ मजबूरियां हैं। और इसके लिए 75 प्रश्न पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटा गया है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जो कि पार्ट 1 में 75 प्रश्न में 35 प्रश्न हमारे द्वारा और 35 प्रश्न धर्मवीर के द्वारा लिया जाएगा। तो अब यहाँ से 35 प्रश्न तक हम सॉल्यूशन किए हैं, 35 प्रश्न यहाँ से धर्मवीर सॉल्यूशन करेंगे और ये 75 प्रश्न फिर जो बचेगा उसमें से फिर से 35 प्रश्न हम आएंगे और 35 प्रश्न लास्ट का धर्मवीर आएगा। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये 2013 का पार्ट 1 था, जो कि 35 प्रश्न इसमें कंप्लीट किया जा चुका है और बहुत प्रयास किया जा चुका है, मतलब हमारे द्वारा कि सेट काफी अच्छे से सॉल्यूशन हो और ताकि जिससे आपका भी फायदा हो और हमारा भी कुछ फायदा हो। ठीक है, तो बाकी तो आप सब लोग समझदार है ही हैं, तो लगातार लगे रहिए इस सेट के सॉल्यूशन में और इसको पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिए। किसका अयस्क है, तो पिंच ब्लेड अयस्क है यूरेनियम का। पिंच यूरेनियम का एक अयस्क और है जिसको बोलते हैं कार्नेटाइट। ठीक है, कार्नेटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। कॉपर का होता है कॉपर पाइराइट। आयरन का होता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और सीडेराइट। ये सारी चीजें होती। पिंच ब्लेड किसका होता है, यूरेनियम का। यूरेनियम किसका होता है, कार्नेटाइट का भी क्या होता है, यूरेनियम। कहेगा 1 यूरेनियम बराबर, पता 1 ग्राम यूरेनियम बराबर 22,000 या 200 मेगावाट। पता 1 यूरेनियम के द्वारा 200 इलेक्ट्रॉन मेगावाट। 1 यूरेनियम परमाणु बराबर 200 इलेक्ट्रॉन मेगावाट ऊर्जा देता है। कहेगा कि अगर 100 ग्राम हो गया, 1 किलो यूरेनियम बराबर 1 केजी यूरेनियम या 100 ग्राम यूरेनियम बराबर, कहता 1 ग्राम यूरेनियम बराबर 1 ग्राम यूरेनियम बराबर 30 टन कोयला के बराबर उष्मा देती है। मतलब 1 ग्राम 30 टन कोयला के बराबर उष्मा दे सकता है। ठीक है, बताइएगा यूरेनियम किसे उष्मा नियंत्रण, उष्मा क्यों मिलता है, उष्मा इस तरह से मिलता है क्योंकि इसका नाभिकीय विखंडन होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 37।
मिश्र धातु, देखिएगा मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में किसमें रहता है? एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में किसका किसका मिश्रण धातु होता है? तो एल्युमिनियम के प्लस कॉपर के, कॉपर 90% होता है, एल्युमिनियम होता है 10%। इसी प्रकार से होता है पिताज मतलब पीतल में, पीतल में होता है कॉपर 70% प्लस तांबा प्लस जिंक, जिंक होता है 30%। आंसर हमारा हो जाएगा कौन? तांबा। कहता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात किसका होता है? उच्चतम कितना? 90% कॉपर का। आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। आगे देखिए 38, और अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, कौन सा था? देखिए विश्व में सबसे पहला जो था अकार्बनिक यौगिकों से, अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं था, उस अकार्बनिक यौगिकों से किसका निर्माण किया गया था? तो कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का। जैसे इसने निकाले थे बोहलर ने इसको, जो यूरिया का जो निर्माण किए थे बोहलर ने किए थे 1828 में। अब ये कैसे निकला था? तो पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड प्लस NH4 अमोनियम, NH4 का होल 2 SO4 से अभिक्रिया कराया गया तो निकला CONH2 का होल 2, CONH2 का होल 2। यह जो किए थे किसने किए थे? तो बोहलर ने किए थे, बोहलर ने, बोहलर ने। ये जो हमें क्या निकला था? यूरिया। ये कब निकाल बना था? 1828 में। कहेगा इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46% नाइट्रोजन। देखिए कार्बनिक यौगिक, अगर कार्बनिक यौगिक देखिए तो इसमें कार्बन ही नहीं है। पोटेशियम साइनाइड से अमोनियम, अमोनियम सल्फेट से बना दिए क्या? कार्बन। इसके बाद और क्या बना था? तो K2SO4 बना था, ठीक है। लेकिन हमें बनाया क्या मिला था? सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? बोहलर के द्वारा। ये सबसे पहले बनाए थे कि कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक क्यों बनाए थे। चलिए अगला देखते हैं। बुर्ज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। बुर्ज अभिक्रिया के द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है? बुर्ज अभिक्रिया के द्वारा, बुर्ज अभिक्रिया से प्राप्त हेतु प्रयुक्त होती है। मैंने बुर्ज अभिक्रिया से क्या चीज प्राप्त होती? तो एल्केन प्राप्त होती, एल्केन। एल्केन प्राप्त होती है बुर्ज अभिक्रिया के द्वारा, एल्केन का निर्माण होता है। देखिएगा 3 होता है, एक होता है CnH2n+2 जिसको बोलते हैं एल्केन। एक होता है एल्कीन CnH2n, इसको बोलते हैं एल्कीन। एक होता है एल्काइन CnH2n-2, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, सिंगल बॉन्ड भी होगा, इसमें डबल बॉन्ड भी होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड भी होगा। सिंगल बॉन्ड इन तीनों में क्या रहेगा? कॉमन। कहा गया कि बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये है एल्केन, संतृप्त है। बाकी ये सब क्या? असंतृप्त है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमारा आंसर क्या होगा? बुर्ज अभिक्रिया के द्वारा एल्केन का निर्माण होता है। चलते आगे 40। सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान लगभग होता है कितना? तो सिरका के पीएच मान लगभग 3 होता है। कहेगा एक किसका मान होता है? तो एक HCl का होता है। कहेगा 1.5 किसका होता है? H2SO4 का, H2SO4 का। आगे देखिएगा 7 किसका पीएच मान होता है? तो जल का। जल का क्या होता है? कहेगा सिरके का जो पीएच मान को नापने वाला कौन सा होता है? नापा किससे जाता है? तो पीएच स्केल के द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा। कहेगा इसका सूत्र क्या होता है? तो -log H+ आयन, -log H+ आयन के द्वारा इसको क्या निकाला जाता है? मतलब उसका क्या निकाला जाता है? पीएच मान निकाला जाता है, ठीक है। हो गया। कहेगा कि स्केल की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने,
सन के द्वारा खोजा गया था। कहेगा कि 7 के नीचे रहेगा तो अम्ल, यहाँ 7 है, और 7 के आगे यहाँ 14, यहाँ के इसके बीच में रहेगा जो क्षार, बाकी इधर रहेगा जो क्या रहेगा, अम्ल। कहेगा सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है, सबसे मजबूत अम्ल H2SO4 और HCl। कहेगा सबसे मजबूत क्षार कौन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ग्लिसरॉल में प्राथमिक, कहता है ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितना होता है, प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितना होता है। पहले देखिए ग्लिसरीन का प्रयोग क्या होता है, ग्लिसरीन जो साबुन बनाते हैं उसमें ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे आग क्या होता है, लहरती है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल का पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका होता है CH8O3, ये ग्लिसरीन का फार्मूला होता है। ग्लिसरीन में 3 गो एल्कोहलिक होता है, 3 एल्कोहल ग्रुप होता है, 3 गो एल्कोहल ग्रुप होता है, 3 गो एल्कोहल ग्रुप होता है, जिसमें प्राथमिक एल्कोहल जो होगा, प्राथमिक अल्कोहल की संख्या 2 गो होता है, लेकिन द्वितीयक अल्कोहल की संख्या 1 होती है। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल की संख्या 1 होती है। तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल के समूहों की संख्या कितना होगी, 2, सेकेंडरी 3। आगे देखिए, इतना हो गया आंसर। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण बनता है कैसे, देखिएगा तो CO2 प्लस H2O से यहाँ क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल प्लस प्रकाश, और प्रकाश का ताप कितना होना चाहिए, 35 से 40 डिग्री, 35 से 40, तो बन जाता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। कहा जाता है कि बताइए इसका मुख्य उत्पाद क्या हुआ, इसका मुख्य उत्पाद कौन होता है, ग्लूकोज। इसका सह उत्पाद कौन होगा, सह उत्पाद ऑक्सीजन, सह उत्पाद कौन होता है, ऑक्सीजन। कहेगा इसका प्रमुख घटक कौन है, तो प्रमुख घटक CO2, ये घटक है, घटक मतलब प्रमुख घटक। ठीक है, कहता है कि इसमें पूछता है कि बताइए ग्लूकोज का निर्माण किसके द्वारा हुआ, ग्लूकोज का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये ग्लूकोज का निर्माण जो होता है CO2 का अपघटन, CO2 का अवकरण के द्वारा, अवकरण की प्रक्रिया के द्वारा। कहेगा जल का निर्माण किसके द्वारा, ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है जल के अपघटन के द्वारा, जल के अपघटन के द्वारा। कहेगा ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसी होती है, प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब अपघटन और अपचयन दोनों हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपघटन क्यों बोलते हैं, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कहेगा कि किस रंग में सबसे ज्यादा होता है, किस रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो लाल में। सबसे कम किस में होता है, सबसे कम होता है बैंगनी में। किसमें नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो हरा में। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद कौन है, ग्लूकोज है हमारी आंसर, ग्लूकोज। मशरूम क्या है, देखिए मशरूम में क्या है, तो मशरूम एक कवक, मशरूम में क्या है, कवक है, मशरूम में क्या है, कवक। कहेगा मशरूम से 94% प्रोटीन मिलता है, 94% प्रोटीन मिलता है। मशरूम में क्या है, कवक है। जब कवक है तो इसका भित्ति किसका बना होता है, भित्ति काइटिन की, कहता है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, 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 माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। 94% प्रोटीन मिलता है, सारा चीज यही मिलता है।
प्रोटीन। मशरूम में क्या है? शैवाल। कहेगा शैवाल, शैवाल क्या होता है? तो शैवाल एक प्रकाश संश्लेषी होता है। प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी होता है और ये स्वपोषी होता है। स्वपोषी, जबकि ये क्या होता है? परपोषी। परपोषी, परपोषी का मतलब वो ये सड़े गले चीजों पर उगता है। सड़े गले चीजों को क्या करता है? खाता है। पादप भी क्या होता है? कहेगा पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का। कहेगा शैवाल का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो ग्लूकोज प्लस हेमी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि मशरूम एक क्या है? तो शैवाल है। मशरूम एक शैवाल है। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर। यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है। देखिएगा तना होता है तो तीन प्रकार के होता है। वो वायवीय होता है, अवायवीय होता है और भूमिगत होता है। तना तीन प्रकार के। तना तीन प्रकार के। तना तीन प्रकार के। एक होता है वायवीय, एक होता है अर्धवायवीय, अर्धवायवीय, और तीसरा होता है भूमिगत। भूमिगत, ये भूमिगत वाला भी चार प्रकार के होता है। एक होता है कंद, दूसरा होता है प्रकंद, तीसरा होता है घन कंद, और एक होता है सल्क कंद। सल्क कंद। कहेगा तना का निर्माण किससे होता है? तो परांकुर से। तना का निर्माण परांकुर से होता है। परांकुर से। तना का निर्माण की उत्पत्ति परांकुर से होती है। आगे देखिएगा इसमें कंद। कहेगा वायवीय में कौन कौन आता था? जितना परसेंट जो ऊपर में उग रहा उसका तना हमेशा क्या रहता है? 90% में 90% प्लांट का जो पौधा का जो तना होता है वो वायवीय ही होता है। अर्धवायवीय में होता है जैसे घास का हो गया, घास का हो गया, और जलकुंभी का हो गया, जल कुंभी का हो गया। ये सारा चीज किसका होता है? अर्धवायवीय। आधा आधा बाहर में रहता है, आधा जल पृथ्वी से क्या रहता है? मिट्टी से ढका हुआ रहता है। तीसरा होता है भूमिगत, पूरी तरह से भूमिगत तना होता है। जिससे भूमिगत में कौन होता है? कंद। कंद का उदाहरण होता है आलू। प्रकंद मतलब हल्दी, अदरक। आगे देखिएगा घन कंद। घन कंद में होता है जिमी कंद, केसर। जिमी कंद और केसर। आगे सल्क कंद में होता है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अर्धवायवीय, प्रकंद। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा? नीली वहेल। ये 180 डेसिबल तक की बोलता है। हाथी 150, आदमी अधिक से अधिक 45 डेसिबल तक बोल सकता है। बंदर 140, बंदर 140। कहेगा कि WHO के अनुसार बोलने वाला सबसे आसान मतलब बोली जाने वाली सबसे बढ़िया डेसिबल कौन होता है? तो 45 डेसिबल। कहेगा 80 डेसिबल को, 80 डेसिबल को अगर कोई मनुष्य 1 घंटा तक सुन लेता है, 80 डेसिबल को अगर 1 घंटा तक सुन लेता है तो वो बहरा हो सकता है। बहरा हो सकता है। अगर आपको 200 डेसिबल का एक साथ सुना दिया जाए, 80 डेसिबल का एक साथ 80 डेसिबल का आपके यहाँ कान पर 200 सुना दिया जाए तो आप एकाएक बहरा हो सकते हैं। बहरा। कहेगा परघाती तरंग, जिसे जो बड़ा वाला फाइटर जेट होता है उससे जो निकलने वाला रहता है, उस फाइटर जेट का जो आवाज होता है कितना होता था? 250 से 300 डेसिबल तक के होता है। अगर 250-300 डेसिबल से निकलता है, अगर उसके बगल में या उसके बीच में अगर कोई घर आ सकता है तो ध्वस्त हो सकता है। हमारा सबसे जोर से बोल सकने वाले कौन होगा? नीली वहेल आंसर। आगे देखिएगा प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? देखिए प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? तो दोनों का सामान्य उत्पादक होता है जल। अब कहिएगा जल कैसे? तो देख लीजिए, इसे हम प्रकाश संश्लेषण का जो फार्मूला लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? CO2 प्लस H2O से क्या बनता है? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। लेकिन जैसे ही श्वसन जो होता है, श्वसन के मतलब क्या होता है? जैसे सांस लेते हैं तो आपके यहाँ जो अंदर में ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाता है? श्वसन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना यानी C6H12O6 प्लस O2 की उपस्थिति में इसका क्या होता है?
विखंडन होता है या टूटता है। जब ये टूटता है तो CO2 बना लेता है प्लस H2O प्लस ATP। अब बताइएगा इसमें दोनों के लिए समान उत्पाद कौन होगा। देखिए यहाँ भी जल है और यहाँ भी जल है, तो समान उत्पाद हमारा क्या हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तथा श्वसन में जो समान उत्पाद होता है हमारा क्या होता है, जल। जल ही होता है। आगे देखिए 46-47। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि तीन प्रकार के होता है। ग्रंथि तीन प्रकार के होता है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, एक होता अंतः, दूसरा में होता बाह्य और एक होता मिश्रित। तीन प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि, तीन प्रकार के ग्रंथि होता है। ग्रंथि का काम होता है नियंत्रण एवं समन्वय का काम करना। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय का काम करना। ये एक तरह का चिपचिपा पदार्थ या हार्मोन निकालता है और दूसरा क्या निकालता है, एंजाइम। कहेगा अंतःस्रावी से क्या निकलता है, तो ये हार्मोन उत्पादित करता है। हार्मोन उत्पादित करता है, जैसे पैंक्रियाज, जैसे अंडाशय, हाइपोथैलेमस, और क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ये सारे चीज अंतःस्रावी ग्रंथि। देखा बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन था, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि हमेशा एंजाइम को रिलीज करते हैं। एंजाइम का रिलीज करते हैं। एंजाइम का काम होता है किसी चीज का तोड़ फोड़ करना या पचाना। ठीक है, जिसका एंजाइम का काम होता है। हार्मोन का काम होता है नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करना। मिश्रित का काम होता है ये हार्मोन तथा दोनों रिलीज करता है। हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का रिलीज करता है। इसका उदाहरण मात्र एक ही को है, जो क्या, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अगर हार्मोन में निकालेगा, हार्मोन कौन कौन निकालता है, तो यहाँ से निकलता है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोशिका। ये तीन कोशिकाओं से निकलता है हार्मोन। अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा से निकलता है सोमेटोसिन हार्मोन। आगे कहिएगा जिसमें एंजाइम्स भी निकलता है। एंजाइम्स के मतलब वो ट्रिप्सिन निकलेगा, एमाइलेज निकलेगा, लाइपेज निकलता है। ये तीन को निकलता है इससे। और यहाँ से जो पैंक्रियाज से जो निकलती है एंजाइम, या सीधे जाकर के कहाँ गिरती है, सीधे जाकर के कहाँ मिलती है, तो ये सीधे जाकर के छोटी आंत में मिलती है। छोटी आंत में जाकर के पूर्ण पाचन करती है। इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण पाचन एंजाइम कौन निकालता है, तो हमारा कौन, पैंक्रियाज। कहता बाह्य एंजाइम में कौन कौन होता था, जैसे यकृत हमारा क्या है, बाह्य। ठीक है, हमारा आंसर में क्या हो जाएगा कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन है, थायराइड है और अंडाशय। ये दोनों क्या है, क्योंकि अंडाशय से निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है बुढ़ापा जल्दी से धीरे से लाना, तेजी से कमी में लाना। या तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का काम होता है केटाबोलिक और मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करना। कहेगा ये किडनी कैसा है, किडनी ग्रंथि नहीं, किडनी ग्रंथि नहीं है, बल्कि किडनी एक अंग है। किडनी के जस्ट ऊपर में रहता है अधिवृक्क जो होता है वो होता है ग्रंथि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा आंसर। कौन सा अंग पित्त का श्रावण करती है, 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 यकृत से एक निकलता है पित्त रस। क्या निकलता है, पित्त रस। ये पित्त रस का काम होता है, पित्त रस का काम होता है वसा का पाइसीकरण। वसा का काम होता है क्या, इसको वसा का काम होता है वसा का पाइसीकरण, वसा को क्या करना, तोड़ना। ये वसा का छोटे छोटे रूप में तोड़ देगा। उसके बाद अग्नाशय से आवेगा कौन सा, लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम क्या कर देगा, इसको पूर्ण रूप से क्या कर देगा, पचा देगा। इसलिए वसा को पचाने में दो का रोल होता है। एक होता है कौन, पितरस, और दूसरा होता है लाइपेज एंजाइम। तो यकृत होता है। ठीक है, यकृत में कहेगा सबसे ज्यादा क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। सबसे ज्यादा पुनर्जन्म सबसे ज्यादा यकृत में होता है। आगे देखिए तो यह पित्त का श्रावण कहाँ होता है, कहेगा पित्त जमता कहाँ, पित्त कहाँ स्टोर रहता है, पित्त कहाँ स्टोर रहता है, तो पित्ताशय में।
पिताशय में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गृहिणी, यकृत। कहा कि गृहिणी क्या होता है, इसको छोटी आंत भी बोल सकते हैं, छोटी आंत। चलिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हो पाई थी। क्या चीज? यह संभव हो गया था डीएनए अंगुली छाप। आजकल मतलब आरडीएनए, इसको बोलते हैं आर रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है आरडीएनए। ये आरडीएनए के प्रयोग से ही आज बहुत सारे चीजों को काम दिया जा रहा है, उसका यह स्पेसिफिक पहचान के रूप में रहता है। आरडीएनए का प्रयोग आज बहुत तरह हो रहा है, जैसे कि बलात्कारियों को पकड़ने के लिए, बलात्कारी को पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए। जैसे चोरी करके भाग गया लेकिन उसका हाथ का निशान कहीं रह गया तो उससे वो क्या कर लेगा, डीएनए कॉम्बिनेंट बना करके उसे पकड़ा जा सकता है। डीएनए चोर को पकड़ने में, डकैतों को पकड़ने के लिए, माँ बाप के बच्चे को पहचान कराने के लिए। जैसे बच्चे का था नहीं, हमारा बच्चा नहीं, उसका बच्चा नहीं था, अगर बच्चा हेरा गया या छोटे को हेरा गया बाद में आया तो उसको पहचान के लिए भी क्या किया जाएगा, डीएनए। आर डीएनए का टेक्नोलॉजी को चेक किया जाए, इससे चेक किया जाता है। तो डीएनए का टेक्नोलॉजी का विकास किसके पश्चात संभव हुआ था? आर डीएनए की खोज के बाद, आर डीएनए खोज की बाद हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। कहेगा कि डीएनए का खोज किसने किया? आर डीएनए की खोज किसने किया था? आर डीएनए की खोज किसने किया? एलेक जेफरी, एलेक जेफरी, एलेक जेफरी। निम्न का कारण विषाणु है। बताइए किसके कारण विषाणु होता है? देखिए रेबीज के कारण, रेबीज किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, विषाणु के कारण। रेबीज किसके काटने से होता है? तो कुत्ता के काटने से, कुत्ता के काटने से। इसमें होता है कुत्ता के काटने से, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, जिसके कारण लोगों को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जल से डर लगता है। रेबीज को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब उसको जल से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। रेबीज होता है विषाणु के कारण होता है, कुत्ता के कारण। क्या रेबीज का वाहक कौन होता है? रेबीज का वाहक कुत्ता होता है, वाहक। क्योंकि वाहक का मतलब होता है फैलाने वाला, ठीक है। कहेगा पैथोजन कौन होता है? तो रेबीज वायरस होता है, रेबीज को बोला था पैथोजन, जिसके कारण रोग होता है उसको बोलते हैं क्या? पैथोजन। पैथोजन के कारण क्या होता है? रेबीज, ठीक है। आंसर आता है, आगे आता है, आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग। आगे आता है कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग होता है बैक्टीरिया के कारण, और वो भी माइक्रो बैक्टीरियम के कारण, माइक्रो बैक्टीरियम के कारण, माइक्रो बैक्टीरियम के कारण। आगे देखिएगा टिटेनस, जिसको बोलते हैं टेटनस, टिटनस या टेटनस। टेटनस किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लास्ट्रीडियम बाय क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण, क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरियम के कारण टिटनस होता है। तो इसलिए कहा जाता है जब कट छट जाए किसी से लोहा से तो वहाँ से क्या ले लेना चाहिए? टिटनस का एक इंजेक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि टिटनस के कारण अगर हो गया, इससे पहले बचाया जा सकता है। अगर ये हो गया तो आदमी को मौत ही ले लेता है, ठीक है। इससे बचने का उपाय है, लेकिन अगर ये हो गया तो आदमी का अवश्य ही मरना ही पड़ता है। टेटनस, टेटनस बहुत ही खराब रोग होता है। इसमें आदमी का जो शरीर होता है हंसिया के आकार का हो जाता है, हंसिए का। 51 देखिए, 51 नंबर, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? गति का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिएगा गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स में होता है गति का अध्ययन, सिर्फ उसमें चाल वेग का ही अध्ययन करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में हमें उष्मा का अध्ययन करेंगे, उष्मा का अध्ययन किया जाता है। मैकेनिक्स में होता है गति के साथ साथ वेग संवेग का अध्ययन होता है, इसमें संवेग, संवेग, बल और ऊर्जा का अध्ययन होता है, इसमें हो जाता है संवेग। नॉटिक्स कोई मतलब नहीं बनता है। तो गति का अध्ययन काइनामेटिक्स। आगे देखिए क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? ये मैक्स प्लांक ने दिया था। इसका कहना था कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा जो गति करता है या ऊर्जा जो होता है एक बंडल के रूप में चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। इसलिए ऊर्जा जो होता है फोटोन के रूप में होता है, ऊर्जा फोटोन के रूप में होता है, ऊर्जा फोटोन के रूप में होता है, फोटोन के
रूप में होता है। इसने एक फार्मूला दिए जिसको बोला गया एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, जहाँ एच का मान बताए थे 6.67 गुने 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। बताइएगा। तो क्वांटम का सिद्धांत किसने दिए थे? प्लांक ने। आगे आइए न्यूटन, न्यूटन ने कितना नियम दिए थे? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। प्रथम नियम से बताए थे, प्रथम नियम में बताए थे बल का परिभाषा, दूसरे नियम में बल का व्यंजक, तीसरा नियम में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। आगे आइए आइंस्टीन, आइंस्टीन ने बताए थे कि ऊर्जा को, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में बदला जा सकता है, अर्थात एम बराबर ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। आगे देखिए, यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम कौन मापता है? तो ये पायरोमीटर, पायरोमीटर तापमान जो होता है बहुत ज्यादा अधिक से अधिक तापमान को मापता है। जैसे इसका तापमान किसको मापता है, या किसको किसको तापमान को मापता है? तो सूर्य के, ग्रह को और अन्य ताप, तारा का, तारा, ग्रह, उपग्रह, इन सब का ताप को मापता है। ठीक है, इन सब को, ये उच्च ताप को मापता है, उच्च ताप को मापता है। यह बिना स्पर्श किए ताप मापता है, बिना स्पर्श किए ताप मापता है। अच्छा, ये जो पायरोमीटर है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका जो सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांत है स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है। स्टीफन का सिद्धांत, स्टीफन का सिद्धांत, स्टीफन का सिद्धांत क्या था? तो एनर्जी, एनर्जी समानुपाती T4, एनर्जी समानुपाती T पर पावर 4। अगर T पर पावर 4 मतलब उसका क्वथनांक के चतुर्थ घात के बराबर होता है, तभी उसे एनर्जी निकलता है ज्यादा नहीं। ये तापमान को 800 मीटर से अधिक के तापमान को, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के ताप को मापता है। तो वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम कौन मापता है? तो पायरोमीटर। ये किसको किसको मापता है? तो तारा और ग्रह के, जितना भी तारा, तारा उसको ताप मापेगा। जैसे सूर्य को, पृथ्वी का तापमान कौन नाप सकता है? यही नापेगा। बिना स्पर्श किए नापता, स्टीफन के सिद्धांत पर रहता है। आगे चलिए, स्टीफन। 54 में लक्स किसकी इकाई है? लक्स, लक्स किसकी इकाई? लक्स किसी प्रदीप्ति घनत्व के। कहेगा बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन। द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन। कहता ये एक अश्व शक्ति किसके समतुल्य है? तो 746 बार। अतः शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का मात्रा वाट। इसका जो फार्मूला होता है P बराबर V का स्क्वायर बाई R बराबर W बाई T, या I इंटू V, या I का स्क्वायर इंटू R, इतना ही, इतना होता है, इसका इतना फार्मूला होता है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? इस तरह से केंद्र होता है। मान के चलिए यहाँ F है, यहाँ C है और यहाँ अनंत है। अगर वस्तु F पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा अनंत पर। एक है तो एक यहाँ बनेगा। अगर वस्तु इसके इसके बीच में तो प्रतिबिंब इसके इसके बीच में बने, फोकस केंद्र के बीच में तो अनंत के बीच में। अगर वस्तु केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? दोनों का बराबर बनेगा। तो पता, एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर हो, दोनों वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब है कैसा? वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वह फोकस और वक्ता केंद्र के, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से छोटा कब बनेगा? वस्तु से छोटा जब कब बनेगा? तो वस्तु से छोटा बनेगा वक्ता त्रिज्या और अनंत के बीच में रहेगा तब। वस्तु के समान आकार कब बनेगा? जब ये वक्ता त्रिज्या पर होगा। जब ये क्या होगा? वक्ता त्रिज्या पर। आभासी कब बनेगा? जब फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है? ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है?
देखिए उष्मा गतिकी का कौन सा नियम कहलाता है? उष्मा गतिकी का मतलब होता है उष्मा का प्रवाह होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उष्मा गतिकी का। या उष्मा के प्रवाह से जो मैकेनिज्म उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उष्मा गतिकी। उष्मा गतिकी का 3 नियम दिए थे। उष्मा गतिकी का 3 नियम है। पहला नियम है, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है कि जब किसी वस्तु या जब किसी इंजन को हम उष्मा देते हैं, जब किसी वस्तु या किसी इंजन को उष्मा देते हैं तो उससे वो 2 काम करता है। एक काम क्या करेगा? अपना तापमान को बढ़ाता, अपने इंटरनल तापमान को बढ़ाता, और दूसरा बाकी एनर्जी से वो क्या करता है? काम करता है। जिससे हम इंजन में जितना उष्मा देते हैं, तेल देते हैं, तो सारा का सारा क्या करता है? कार्य में नहीं बदल देता, बल्कि वो अपने कार्य को बदलने के वक्त वो अपना तापमान को भी क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है। अर्थात Q बराबर डेल्टा U प्लस वर्क। मतलब हम Q उष्मा दिए जिससे वो अपना आंतरिक तापमान को वृद्धि किया और उससे और क्या किया? काम किया। तो इसको बोला गया प्रथम नियम। प्रथम नियम जो होता है ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अब आइए दूसरा नियम क्या कहलाता है? दूसरा नियम उष्मा गतिकी का दूसरा नियम में सबसे पहले जो नियम दिए थे, नाम दिए थे, तो क्लासियस ने कहे थे कि उच्च ताप से, मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का प्रवाह स्वतः हो जाता है। स्वतः उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का प्रवाह स्वतः हो जाएगा। लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप की ओर उष्मा का प्रवाह करने में बाह्य बल की जरूरत होती है। इस बाह्य बल की जरूरत होती है। इसने क्या कहे थे? क्लासियस ने कहे थे उच्च ताप से निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाह करने के लिए क्लासियस ने कहे थे। ठीक है, क्लासियस। इसके लिए था, बताओ निम्न ताप से उच्च ताप की ओर लाने के लिए जैसे होता है, तो इसके लिए कुछ बाह्य बल की जरूरत पड़ती है। जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है तो उसमें एक्स्ट्रा चीज देते हैं, जैसे फ्रीऑन लगाते हैं, ये 4 सीरीज लगाते हैं, जिससे क्या करता है? आपको निम्न ताप से उच्च ताप की ओर उष्मा का क्या कराता है? प्रवाह कराता है। तो इस पर उदाहरण होता है रेफ्रिजरेटर। तो इसमें 2 कथन, एक कथन और दिए थे, इसका एक कथन और था, रहने दीजिए इसको। सहायता किसी ताप वाली वस्तु से क्या होता है? उष्मा का स्थानांतरित नहीं की जा सकती, और स्थानांतरित की जा सकती है, लेकिन इसमें बाह्य बल की जरूरत पड़ सकती है। किसने, कौन सा नियम में कहे थे? दूसरा नियम में। तीसरा नियम में क्या कहे थे? तीसरा नियम कहता है कि जब किसी वस्तु का 0 केल्विन ताप पर उसका एंथैल्पी क्या हो जाए? 0 हो जाए। अर्थात कोई भी वस्तु 0 केल्विन ताप पर कोई भी काम ना करे, उसको बोला गया तीसरा नियम। एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत होती है? किसके संगत होती है? तो 100 डेसिबल के संगत होती है। 10 डेसिबल से 20 डेसिबल के बीच में होता है फुसफुसाहट का। कहेगा आदमी के लिए सुनने के लिए सबसे अच्छा कितना? 45 डेसिबल। कहेगा शोरगुल के कितना होता है? शोरगुल 60 डेसिबल। 1000 डेसिबल। हमारा आंसर क्या देगा? 2। 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? देखिए 1 नैनोमीटर में होता है 10 पर पावर माइनस 9 मीटर, लेकिन 10 पर पावर माइनस 9 मीटर नहीं दिया गया। देखिए 10 पर पावर माइनस 7 मीटर दिया, और 7 मीटर एक इसको सेंटीमीटर का, इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना से भागा देंगे? 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पर पावर माइनस 9 मीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जैसे सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलता है, उसके बाद क्या बनता है? हीलियम बनता है। इसी हीलियम में ऊर्जा मुक्त करती है। इसी हीलियम से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। या गुरुत्वीय संकुचन। नाभिकीय विखंडन के द्वारा क्या होता है? तो ये परमाणु बम में यहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है, जबकि यहाँ नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? परमाणु एक परमाणु का नाभिक क्या होता है? टूट जाता है। नाभिक टूटने के कारण उसमें एनर्जी रिलीज होती है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय। देखिए उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है? तो कहाँ हो जाएगा? बिहार। कहेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने। कब किया था? तो 6ठी शताब्दी में। ये है कहाँ? तो नालंदा जिला में।
प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। अशोक स्तंभ बिहार में भी है, अशोक स्तंभ बिहार में भी है और एक अशोक स्तंभ सारनाथ में भी है। तो ये जो सारनाथ वाला जो अशोक स्तंभ है ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो सारनाथ यूपी में, सारनाथ यूपी। कामाख्या मंदिर असम में और नवदंती पक्षी विहार छत्तीसगढ़ में है। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी? क्रिस्टी ने, क्रिस्टी ने। रॉबिन्सन ने क्रूसो पुस्तक लिखा था। किस लेखक के प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की थी? वुड हाउस, आंसर बी हो जाएगा, वुड हाउस। 65 में किस राष्ट्र की राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक में क्या है? तो गेहूं है, जौ है, जूट है, कपास, कॉफी और चाय। ये सारा चीज उसके राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आता है। देखिए इक्विनॉक्स कहलाता है। इक्विनॉक्स क्या कहलाता है? देखिए जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़े तो इसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। जब सूर्य की प्रकाश कर्क रेखा पर पड़े तो इसको बोला जाता है कर्क संक्रांति। नीचे में फिर मिलेगा तो मकर संक्रांति। क्या कर्क संक्रांति कब होता है? तो 21 जून को विषुवत रेखा पर होता है। जिससे एक मरते सूर्य का प्रकाश इधर से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, फिर से यहाँ से, फिर यहाँ, 2 मरते। तो देखिए एक मरते ऐती होगा, दूसरा मरते जैती भी होगा। तो इक्विनॉक्स 2 बार होता है। एक होता है 21 मार्च और दूसरा में क्या होता है? 23 सितंबर। 21 मार्च के बाद से क्या होता है? गर्म आने लगता है, इसलिए 21 मार्च को बोला जाता है ग्रीष्म विषुव, ग्रीष्म विषुव। 23 सितंबर को बोला जाता है शीत विषुव, शीत विषुव। क्योंकि 23 सितंबर के बाद ठंडा आने की क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति होता है 21 जून को, इधर होता है 22 दिसंबर को। हमारा विषुव इक्विनॉक्स कहलाता है कितना? 21 मार्च को। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे कौन? देखिए राजनीतिक दुर्घटना में मारे गए थे संजय गांधी। राजनीतिक दुर्घटना में, राजनीतिक विमान दुर्घटना में, अच्छा राजनीतिक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हुई थी। संजय गांधी की मृत्यु। कहेगा राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बम से उड़ा दिया गया था, बम से उड़ा दिया गया था। इसके द्वारा कौन देखो उग्रवादी संगठन था, लिट्टे के द्वारा, लिट्टे। आगे देखिए इंदिरा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी सिखों के द्वारा, गोली मारकर के हत्या। नेहरू का अचानक मृत्यु हो गया था जब 62 का युद्ध हुआ था तब। राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे थे, नारायणन। पुतेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। क्रिकेट से कौन है? तुम विराट कोहली, जितना भी सब विराट कोहली है, उसके बाद रोहित शर्मा और ढेर सारा चीज। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है कौन? बुकर पुरस्कार विजेता रही है, ठीक है। बुकर पुरस्कार विजेता अनुरुद्धंती राय को मिला था 2014-15 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कहेगा कि मिनका, कहेगा कि 2025 में पुरस्कार किसको मिला? 2025 में बुकर पुरस्कार किसे मिला? 2025 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2025 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है?
2025 में किसे दिया गया है? दीपावस्थी को। दीपावस्थी को। दीपावस्थी। दीपावस्थी को। दीपावस्थी को कौन से पुस्तक के लिए दिया गया था? तो एक कुछ पुस्तक था जिसका नाम था हार्ट लैम्प पुस्तक। हार्ट लैम्प। ये हार्ट लैम्प पुस्तक। हार्ट लैम्प पुस्तक को इसने क्या किया था? अंग्रेजी अनुवाद। अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए दिया था। अगर हार्ट लैम्प के लेखक कौन थे तब? मुश्ताक। मुश्ताक। हमारा क्या 2025 में बुकर पुरस्कार किसको मिला? दीपावस्थी को। कहेगा व्यास सम्मान किसको मिला? व्यास सम्मान 2025। फिर कहा जाता है सरस्वती सम्मान किसको मिला? सरस्वती सम्मान 2025। कहेगा व्यास सम्मान जो 2025 को मिला है, किसे मिला गया 2025 का व्यास सम्मान? सूर्यवाला को। सूर्यवाला को 34वां। आगे देखिए सरस्वती सम्मान 2025 किसको दिया गया है? तो साधु भद्रेश दास को। साधु भद्रेश दास। साधु। बुकर पुरस्कार किस विजेता रही थे? अरुंधति राय। कौन सा? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? दीपावस्थी को। हार्ट लैम्प पुस्तक। हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन थे? मुश्ताक। ठीक है, मुश्ताक। इस पुस्तक को इसने क्या किया था? अंग्रेजी अनुवाद करने के कारण इसको दीपावस्थी को दिया गया था। व्यास सम्मान मिला था सूर्यवाला को, साधु भद्रेश दास को। आगे आइए 71 में। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए इसमें तो किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? देखिए 2013 का सेट है। तो 2013 का सेट है तो लता मंगेशकर को मिल गया था, बाकी इन सबको नहीं मिला। कहेगा अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला भारत रत्न? 2015 में। सचिन तेंदुलकर को 2014 में। कहेगा 2025 में किसको किसको मिला? 2024 में किसको किसको मिला? तो 2024 में मिला है, 2024 में सबसे पहले मिला है इसको 2025 में पीवी नरसिम्हा राव को। पीवी नरसिम्हा राव को। नंबर दूसरा में देखिएगा एमएस स्वामीनाथन को। स्वामीनाथन को। आडवाणी को दिया गया। फिर तीसरा में आडवाणी को। नंबर चौथा में दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन, आडवाणी और एक आदमी और है जो बिहार के जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। और एक मिला है कर्पूरी ठाकुर और एक आदमी और जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को। ये सारी चीज लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था। 2001 में। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में। सचिन तेंदुलकर 2014 में। इन्हें अभी नहीं मिला। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। लेकिन प्रतीक पूछेगा तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। इसमें कितने शेर दिखाया गया? तो 4 शेर। दिखता कई गो? 3 गो। इसके नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। पहला मास कौन होता है? चैत। अंतिमा मास फागुन। 74 में 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जन्म दिवस था किनका? राधा सर्वपल्ली राधा कृष्णनंदन का। राधा कृष्णनंदन का जन्म हुआ था 5 सितंबर को। कब? 1888 में। इनका मृत्यु हो गया था 1975 में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1861 में। मृत्यु 1941 में। कहेगा नेहरू का जन्म कब हुआ था? नेहरू का जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में। 1889। मृत्यु कब हो गया था? 1964 में। कहेगा 5 सितंबर को किस कारण मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। तो राधा कृष्णनंदन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब पर वीडियो बहुत लोकप्रिय था। एटम्स एंड द लास्ट लेक्चर, आंसर था द लास्ट लेक्चर। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। कौन उत्पादक नहीं? जो समुद्र के किनारे नहीं रहेगा उसका, जो समुद्र के किनारे नहीं होगा वो क्या करने करेगा? उत्पादन। बिहार कहाँ पड़ता है? बीच में। बाकी तो इधर गुजरात यहाँ पर है, राजस्थान यहाँ पर है। राजस्थान में एक झील है जिसके कारण तमिलनाडु भी कहाँ इधर है, बिहार बीच में आ जाता है। गुजरात, राजस्थान, ये सारा चीज को बिहार में नहीं होता।